हेलो प्यारे बच्चों, मैं डॉक्टर अभिषेक सिंह, आपका ज़ूलॉजी मेंटर, आपके लिए विज्ञान पथ के पटल से एक बार फिर एक बेहतरीन पेशकश लेके आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूं। टॉपिक जैसा कि आप पढ़ सकते हैं बच्चों, पिट्यूटरी ग्लैंड। ये ग्लैंड नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे छोटे बड़े कई तरीके के सवाल पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जा सकते हैं। आइए बिना आपका समय वेस्ट किए शुरू करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, पिट्यूटरी ग्लैंड। देखिए, इस डायग्राम में आपको पिट्यूटरी ग्लैंड की लोकेशन के बारे में बताया गया है। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि हमारे शरीर में एक स्फेनॉइड बोन होती है जो कि नाक के जस्ट पीछे होती है। उस स्फेनॉइड बोन में एक डिप्रेशन होता है बच्चों, एक डिप्रेशन, एक धसान। उस धसान को हम सेला टर्सिका कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? सेला टर्सिका। तो ये जो सेला टर्सिका है ये लॉज करती है पिट्यूटरी को। हाँ, तो जो पिट्यूटरी है it is particularly lodged in this depression which is found in the sphenoid bone। तो इस चीज को आप याद रखिएगा कि स्फेनॉइड बोन में लॉज करती है। इसके अलावा इस डायग्राम में देखने वाले और भी कई सारी चीजें हैं बच्चों, जैसे कि आप देखिए कि ये एक स्टॉक है। पिट्यूटरी एक स्टॉक के माध्यम से हाइपोथैलेमस से नीचे की ओर लटकती है, जैसे कि फ्रूट है वो एक डंठल के माध्यम से ब्रांच से लटका होता है। तो वो जो डंठल या वो जो स्टॉक है उसको हम इनफंडिबुलम का नाम देते हैं। तो ये जो इनफंडिबुलम है ये तो ये रहा यहां पर, और इस इनफंडिबुलम से लॉज हो रहा है पिट्यूटरी। अब इस पिट्यूटरी को, इस ग्लैंड को हम इसके डिस्टेंस के हिसाब से, इसकी दूरी के और पास के हिसाब से तीन मेजर पार्टों में बांटते हैं। वो तीन मेजर पार्ट कौन से हैं भाई? एंटीरियर पिट्यूटरी, मिडिल पिट्यूटरी ह्यूमंस में एंटीरियर पिट्यूटरी के साथ ही मर्ज हो जाती है, और इसके अलावा एक पार्स नर्वोसा या पोस्टीरियर पिट्यूटरी नामक एक और पार्ट इस पिट्यूटरी ग्लैंड का आपको मिलता है देखने को। ठीक है, तो आपने ये देखा बच्चों कि जो पिट्यूटरी है ये एंटीरियर, मिडिल और पोस्टीरियर तीन अलग अलग भागों में विभक्त होती है। और देखने और जानने वाली बात यह भी है कि इन अलग अलग पार्टों से अलग अलग हार्मोन्स का सिक्रीशन होता है। तो उस सिक्रीशन को तो हम पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे जब हम धीमे धीमे करके एक एक करके इन पार्ट्स को अलग अलग पृथक पृथक रूप से पढ़ेंगे। लेकिन इससे पहले क्या आपने कुछ ध्यान दिया कि यहां पे कुछ कैपिलरीज का नेटवर्क भी देखने को मिल रहा है? तो यह भी एक बहुत अच्छा सवाल होता है बच्चों। हमारे बॉडी में आपने हेपेटिक पोर्टल सिस्टम तो काफी लोगों ने सुन रखा होगा भाई, बहुत ही कॉमन है कि ये इंटेस्टाइन और लीवर के बीच का कैपिलरी बेड सिस्टम है। लेकिन हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी के बीच में भी एक हाइपोथैलेमो हाइपोफिशियल पोर्टल सिस्टम देखने को मिलता है। इसका उपयोग क्या है, इसके फायदे क्या हैं, ये हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन बहरहाल फॉर द टाइम बिंग आप इस खूबसूरत डायग्राम को यहां पर बना हुआ देख सकते हैं। ठीक, पिट्यूटरी ग्लैंड, जैसा कि मैंने आपको बोला था, बताया था, उसी चीज को अब मैं दिखाऊंगा। पिट्यूटरी ग्लैंड को देखिए हमने दो भागों में विभक्त किया है यहां पर। सबसे पहला है एडिनोहाइपोफाइसिस यानी पार्स डिस्टैलिस। डिस्टैलिस यानी एंटीरियर पिट्यूटरी के बारे में कहा जा रहा है, पार्स डिस्टैलिस, जिसको कि हम एंटीरियर पिट्यूटरी भी कह रहे हैं। और उसके अलावा एक है पार्स इंटरमीडिया। मैं बार बार कह रहा हूं सिर्फ इस वजह से ताकि अगर तब ना सुना हो तो अब सुन लेना कि ह्यूमंस में ये जो मिडिल पिट्यूटरी है ये बहुत ही अंडर डेवलप्ड होती है। समझ में आई बात? रेप्टाइल्स में, एम्फीबियंस में हो सकता है कि ये बहुत ज्यादा डेवलप देखने को मिले, लेकिन अगर जहां तक ह्यूमंस की, मैमल्स की बात है तो वहां पर ये आपको मिडिल लोब ऑफ पिट्यूटरी इज यूजुअली फाउंड मर्ज्ड विद द एंटीरियर पिट्यूटरी। ठीक है, अच्छा, इन ह्यूमंस द पार्स इंटरमीडिया इज ऑलमोस्ट मर्ज्ड विद द पार्स डिस्टैलिस यानी एंटीरियर पिट्यूटरी। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्या है। दूसरा पार्ट आपको देखने को मिल रहा है न्यूरोहाइपोफाइसिस का। न्यूरोहाइपोफाइसिस कंसिस्ट ऑफ टू पोर्शंस, इनफंडिबुलम, याद करें वो स्टॉक, वो डंठल जिसके माध्यम से ये पिट्यूटरी लॉज हुई थी, और दूसरा है पार्स नर्वोसा, उसी को हम पोस्टीरियर पिट्यूटरी का नाम भी देते हैं, पोस्टीरियर पार्ट ऑफ पिट्यूटरी। ठीक, तो
इस तरह के क्लासिफिकेशन के साथ हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, एडेनोहाइपोफाइसिस। अब हम एक एक करके पकड़ेंगे अपने तीनों पार्ट्स को, ठीक है। आइए देखते हैं सबसे पहले हार्मोन्स ऑफ द एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। कौन कौन से हार्मोन्स हैं जो कि एंटीरियर पिट्यूटरी से स्रावित होते हैं, आइए देखें भाई कौन कौन से हैं। तो हार्मोन्स फॉर द एडेनोहाइपोफाइसिस या पार्स डिस्टालिस, जिसको कि एंटीरियर पिट्यूटरी कहते हैं, मैं बार बार तब तक एम्फेसाइज करूंगा बच्चों जब तक आप इन तीनों चीजों को आराम से पढ़ नहीं लेते हो। एडेनोहाइपोफाइसिस, पार्स डिस्टालिस, एंटीरियर पिट्यूटरी, ऑल आर वन एंड द सेम थिंग, ठीक है बच्चों। आइए देखिए कौन कौन से हार्मोन्स निकल रहे हैं। सबसे पहले आपने देखा है ग्रोथ हार्मोन, इसको सोमेटोट्रॉफिक हार्मोन की संज्ञा भी दी जाती है, यह पहला हार्मोन है आपका। दूसरा हार्मोन जो यहां पे लिखा हुआ है वो है प्रोलैक्टिन, इसको लैक्टोट्रॉफिक हार्मोन की संज्ञा भी दी जाती है, कहा जाता है इसको लैक्टोट्रॉफिक बिकॉज इट इज बेसिकली कंसर्न्ड इन मिल्क प्रोडक्शन। तो लैक्टोज, ठीक है, तो लैक्टोट्रॉफिक हार्मोन है, लैक्टेशन से निकलता है ये वर्ड। तीसरा है एड्रीनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन, एसीटीएच, ये एड्रीनल कॉर्टेक्स से हार्मोन्स को निकलवाता है, ठीक है, ये उसका सूचक है। देन कम्स थायरोट्रॉफिक हार्मोन, ये किसे उद्वलित करेगा, ये किसको, इसका टारगेट ऑर्गन थायरोट्रॉफिक हार्मोन का क्या हो सकता है बच्चों, थायराइड ग्लैंड, ठीक है। फिर है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। नीचे के जो ये दोनों हार्मोन्स हैं इनका एक्शन गोनैड्स पर होता है, गोनैड समझते हैं ना, ओवरी एंड टेस्टिस, उन पर इनका एक्शन होता है। तो इस तरीके से आपने इतने सारे हार्मोन्स को क्रमबद्ध तरीके से देखा यहां पर। तो आपसे क्या सवाल पूछ सकता है बच्चों पिट्यूटरी में कि विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज नॉट सीक्रेटेड फ्रॉम द इंटीरियर पिट्यूटरी। तो आपको इन हार्मोन्स के नाम याद होने चाहिए। टोटल 6 हार्मोन्स हैं, ये पता होना चाहिए कि कितने हार्मोन्स निकलते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी से, 6 हार्मोन्स निकलते हैं, ठीक। तो आपने ये सारे यहां पे पढ़ लिए। अब हम एक एक करके इन हार्मोन्स के बारे में डिस्कशन भी करेंगे, ठीक है। सबसे पहला ग्रोथ हार्मोन, जिसके बारे में सोमेटोट्रॉफिक हार्मोन कहा गया था, उसको जीएच कहा गया था। आप देखिए कि सबसे पहले देखिए कि उनका फंक्शन क्या है बच्चों। फंक्शन, इट स्टिमुलेट्स द ग्रोथ ऑफ बोन, कार्टिलेज एंड द सॉफ्ट टिश्यूज। तो ग्रोथ हार्मोन है तो ग्रोथ कराएगा, है कि नहीं भाई। अगर कोई हार्मोन है जो कि डेवलपमेंट के लिए एट्रीब्यूटेड एंड बेसिकली फिजिकल डेवलपमेंट के लिए एट्रीब्यूटेड है कि नहीं, तो वो क्या कराएगा, वो ग्रोथ कराएगा बोन की, कार्टिलेज की। एंड इट स्टिमुलेट्स द मेटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन, फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स, यानी कि जो मेटाबॉलिज्म है उस पर भी इसका खासा इफेक्ट होता है। आपको पता है कि ग्रोथ हार्मोन डायबिटोजेनिक या हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन की संज्ञा दी जाती है इसे, क्योंकि ये ब्लड में शुगर के लेवल को बढ़ा भी देता है। आइए देखते हैं कि इसके टारगेट ऑर्गन्स क्या हैं और इसके निकलने की जो क्रोनोलॉजी है वो क्या है। सबसे पहले आप देखेंगे कि जीएचआरएच, ये एक हाइपोथैलेमस से निकलने वाला हार्मोन है, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन है। तो ये जो फैक्टर है ये एंटीरियर पिट्यूटरी पे एक्ट करता है। और आप ध्यान दें तो मैंने यहां पर सोमेटोस्टैटिन बना दिया है। एनसीईआरटी लिखती है कि सोमेटोस्टैटिन ग्रोथ हार्मोन का एंटागोनिस्टिक हार्मोन है, इनहिबिटरी हार्मोन है, निगेटिव फीडबैक देकर के एक्सेस ग्रोथ हार्मोन की सिक्रीशन को रोक देता है। तो आप सोमेटोस्टैटिन को हल्के में तो कतई भी मत लीजिएगा, ठीक है। तो दिस इज सोमेटोस्टैटिन। सोमेटोस्टैटिन और जीएनआरएच ये दोनों एक दूसरे के एंटागोनिस्टिक हैं। आप देख लीजिए हरे रंग से मैंने हाइपोथैलेमस में बनाया है कि जीएचआरएच इज द रिलीजिंग हार्मोन, और वहीं पर सोमेटोस्टैटिन को मैं कह रहा हूं कि इट इज एन इनहिबिटरी हार्मोन। एक्शन दोनों का पिट्यूटरी पे ही है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि हरा वाला जीएचआरएच अगर एंटीरियर पिट्यूटरी पे एक्ट करेगा और एंटीरियर पिट्यूटरी से ग्रोथ हार्मोन निकालेगा बच्चों, तो जो जानने वाली चीज है मेरे प्यारे बच्चों वो ये है कि इस जीएच का टारगेट ऑर्गन लीवर है। ये पूछता है कि टारगेट ऑर्गन क्या है। ग्रोथ हार्मोन का टारगेट ऑर्गन लीवर है, इसको याद रखना तुम लोग। और इंटर्न जब लीवर पर ये ग्रोथ हार्मोन एक्ट करता है तो लीवर क्या निकालता है, ये आईजीएफ क्या है, ये कहीं ये इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर्स तो नहीं है। IGF-1 जो कि किस पर एक्ट कर रहा है, टिश्यूज पर, मसल्स पर और बोन्स पर, और उनकी ग्रोथ को प्रमोट करता है। तो आप टारगेट ऑर्गन्स हमेशा याद रखिए बच्चों। देखिए धीमे धीमे
हाइपोथैलेमस से निकला GHRH, इसका टारगेट ऑर्गन क्या है? पिट्यूटरी। पिट्यूटरी से निकला GH, इसका टारगेट ऑर्गन क्या है? लिवर। लिवर से निकला है IGF, इसका टारगेट ऑर्गन्स क्या क्या है? टिश्यू, मसल्स, बोन्स। तो कुछ इस तरीके से पढ़ा करिए आप, हर चीज को पृथक पृथक अलग अलग तरीके से सबजुडिकेट करके इन चीजों को इस तरह से पढ़ा जाता है। आइए, तो ये ग्रोथ हार्मोन है। अब इसके एक्सेस या इसकी कमी से होने वाले डिजीज और इसके कुछ स्पेशल फंक्शंस के बारे में जरा गौर से पढ़ते हैं। आइए देखिए, जरा गौर से पढ़े तो ग्रोथ पर क्या इफेक्ट है इस ग्रोथ हार्मोन। सबसे पहला इफेक्ट क्या है? इट प्रमोट्स द इलोंगेशन ऑफ बोन्स। सबसे पहला भाई, जैसे जैसे व्यक्ति ग्रो करता चला जाता है उसकी हाइट भी तो बढ़ती चली जाती है, तो इलोंगेशन ऑफ बोन इज द फर्स्ट क्राइटेरिया। अच्छा साहब, GH प्रमोट्स द माइटोसिस एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स। ठीक बात है ना, जब टिश्यू ग्रोथ को प्रमोट कर रहा है तो साइटोकाइनेसिस को तो प्रमोट करेगा ही करेगा, सेल डिवीजन यानी माइटोसिस को तो प्रमोट करेगा ही करेगा ना भाई, तो वही कर रहा है वो ऑफ द मिनी विसरल ऑर्गन सच एज लिवर। ठीक। थर्ड है GH यानी ग्रोथ हार्मोन ऑल्सो स्टिमुलेट्स द ग्रोथ ऑफ मसल्स एंड कार्टिलेज। बोन्स हो गया, मसल्स और कार्टिलेज हो गया, और इसके अलावा नंबर ऑफ सेल्स इन मेनी विसरल ऑर्गन सच एज लिवर। लिवर में सेल्स के नंबर को, हेपेटोसाइट्स के नंबर को इंक्रीज कर देता है माइटोटिकली। ठीक है, आइए नेक्स्ट, मेटाबॉलिज्म पर इफेक्ट क्या है इसका। देखिए क्या क्या इफेक्ट है मेटाबॉलिज्म पे बच्चों। चलिए पेन एंड पेपर लेके बैठ जाइए आप, प्लीज टेक आउट योर पेन एंड पेपर सब लोग। अब देखिए फैट, सबसे पहले फैट पे क्या इफेक्ट है? इट इंक्रीजेस लाइपोलिसिस। बस आपको इतना याद रखना है कि फैट को तोड़ देता है, तोड़ देता है। इट ब्रेक्स द फैट इनटू फैटी एसिड्स। अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रोथ हार्मोन फैट इज यूज्ड फॉर एनर्जी इन प्रेफरेंस टू कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन। अमूमन मूलतः क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट का यूटिलाइजेशन, ग्लाइकोज की ग्लाइकोजिनोलिसिस हो जाती है और ब्लड में फ्री शुगर का कंटेंट बढ़ जाता है। लेकिन यहां पर ये पैराग्राफ में ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रोथ हार्मोन जो फैट है उसकी लाइपोलिसिस हो जाती है और एनर्जी प्रोडक्शन के लिए वरीयता फैट को मिल जाती है कार्बोहाइड्रेट या प्रोटीन के अपेक्षाकृत। आपको पता होगा कि द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज बाय अ नॉन कार्बोहाइड्रेट मीन इज ऑल्सो नोन एज ग्लूकोनियोजेनेसिस। ठीक है, तो उसे ये प्रमोट कर रहा है यहां पर। इसके अलावा इसका कार्बोहाइड्रेट पर बच्चों क्या इफेक्ट है? ये तो मैंने शुरू में ही आप लोगों को बताया था कि ग्रोथ हार्मोन इज एन डायबेटोजेनिक यानी हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन। तो करेगा क्या? इट डिक्रीजेस द अपटेक ऑफ ग्लूकोज बाय द सेल्स। अरे भाई, जब फ्री ग्लूकोज का अपटेक सेल्स में होगा ही नहीं तो ब्लड में फ्री शुगर का लेवल बढ़ जाएगा ना। तो जब शुगर का लेवल बढ़ जाता है तो इसको कहते हैं हाइपरग्लाइसीमिया। दैट्स व्हाई इट इज ऑल्सो नोन एज डायबेटोजेनिक हार्मोन। अच्छा, एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम देखिए, नीट में पढ़ाते पढ़ाते बच्चों आपको एक ओवर कंप्यूटिव यानी कि संपूर्ण समीकरणों को साथ में रखते हुए कई चीजें याद रखनी रहती हैं। सही बात है कि नहीं बच्चों? ये बिल्कुल करेक्ट, सही बात है ये। तो अगर मैं तुमसे पूछूं कि डायबेटोजेनिक हार्मोन्स जैसे ग्रोथ हार्मोन के अलावा क्या और भी कोई हार्मोन है जो कि ब्लड में शुगर के लेवल को बढ़ा सकता है और वो एनसीईआरटी में मेंशन होनी चाहिए? कुछ याद आ रहा है आप लोगों को बच्चों? प्लीज बताओ जरा मुझे। चलो कुछ नाम तो मैं यहां लिखता हूं आपके लिए, कुछ आप मुझे बताओगे। ग्लूकागॉन एक हार्मोन हो गया, ग्लूकागॉन। दूसरा हार्मोन बताओ बच्चों, आप लोगों को ये नहीं आता है? एड्रेनालिन। तीसरा कॉर्टिसोल, याद आ रहा है? कॉर्टिसोल भी ब्लड शुगर के लेवल को बढ़ा देता है, ये भी डायबेटोजेनिक हार्मोन है। इसके अलावा और भी कोई याद आ रहा है आप लोगों को? एनसीईआरटी में मेंशन्ड है बच्चों, ग्लूकागॉन, एड्रेनालिन, कॉर्टिसोल के अलावा और भी कई हार्मोन्स हैं जो कि ब्लड शुगर के लेवल को बढ़ा देते हैं। बिल्कुल सही कहा बेटा। थायराइड, थायरॉक्सिन, बिल्कुल सही, थायरॉक्सिन, सही बात है। तो ये कुछ ऐसे हार्मोन्स हैं जिनको इन टोटलिटी आपको हमेशा दिमाग में रखना होता है।
दिए ये अलग अलग चैप्टरों में अलग अलग जगह पर है, लेकिन अगर इन्हें हम सम्मिलित या संपूर्णतः देखें तो आपको 5 टोटल मिल गए यहां पर। ग्रोथ हार्मोन के अलावा ग्लूकागॉन है, एड्रेनालिन है, कॉर्टिसोल है, थायरॉक्सिन है। ये ब्लड शुगर के लेवल को हमेशा इंक्रीज करते हैं। फिर तीसरा इफेक्ट आपको किस पे देखने को मिल रहा है बच्चों? प्रोटीन पर। क्या इफेक्ट है प्रोटीन पर? देखिए जरा। इट इंक्रीजेस द अमीनो एसिड अपटेक बाय द सेल्स ऑफ द लिवर एंड मसल्स एंड हेल्प इन प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन पर इसका एनाबॉलिक इफेक्ट है। प्रोटीन की ये सिंथेसिस करा रहा है, फ्री अमीनो एसिड के लेवल को शुगर में कम, आई एम सो सॉरी, फ्री अमीनो एसिड के लेवल को ब्लड में कम करता है और प्रोटीन की सिंथेसिस कराता है। यानी कि ये प्रोटीन का एनाबॉलिज्म करा रहा है। ये कैटाबॉलिज्म है, ये कैटाबॉलिज्म है, ये एनाबॉलिज्म। स्पेशल इफेक्ट्स आइए देखते हैं। हार्मोन से होने वाली कमी, ठीक है। अगर कमी होती है किसी भी व्यक्ति को, अगर ग्रोइंग एज में, ऐसा नहीं कि कभी भी, ग्रोइंग एज में अगर उसको कमी हो जाती है ग्रोथ हार्मोन की, तो इट रिजल्ट्स इन ड्वार्फिज्म। एनसीईआरटी लिखती है स्मॉलर बॉडी साइज ड्यू टू स्टॉपेज ऑफ बॉडी ग्रोथ एंड रिड्यूस्ड डेवलपमेंट। अरे भाई ये बताइए, जब ग्रोथ हार्मोन मसल्स के, बोन्स के ग्रोथ के लिए नेसेसरी था, तो अगर उसकी बचपने में ही कमी हो जाएगी तो फिर वर्टिकल हाइट, बोन की ग्रोथ वगैरह कैसे होगी? तो जब बोन की ग्रोथ होती ही नहीं है, इट रिजल्ट्स इन ड्वार्फिज्म। क्लाउन्स ऑफ अ सर्कस इज सच ड्वार्फ, दे आर ऑल्सो नोन एज मिजेट्स कहते हैं इनको, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, दे आर नोन एज मिजेट्स। द इंटेलिजेंस एंड अलर्टनेस इज नॉर्मल। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों ये। मैं आपको बताऊं, इस चीज को आप हाईलाइट करो और मैं ये बताता हूं कि ये इंपॉर्टेंट क्यों है। इंटेलिजेंस एंड अलर्टनेस इज नॉर्मल बट सेक्सुअल मैच्योरनेस इज डिलेड। आईक्यू नॉर्मल होता है, ऐसे लोगों का आईक्यू नॉर्मल होता है, यानी इनका जो मेंटल डेवलपमेंट है वो प्रॉपर होगा, बस हाइट छोटी रह जाती है। सही बात है। क्रिटिनिज्म के पेशेंट्स में, मैं आपको आगे चल के और भी बताऊंगा कि थायराइड डेफिशिएंसी की वजह से क्रिटिनिज्म नाम की एक डिजीज हो जाती है, उसमें भी आपको बौनापन यानी ड्वार्फिज्म देखने को मिलता है। लेकिन दोज ड्वार्फ्स आर मेंटली रिटार्डेड। जो पिट्यूटरी ड्वार्फ होते हैं, इसमें इनका इंटेलिजेंस क्वोशिएंट पर कोई इफेक्ट नहीं आता, इनकी मेंटल डेवलपमेंट प्रॉपर होती है। ऑन द कॉन्ट्रेरी, अगर क्रिटिनिक ड्वार्फ है तो वहां पर आपको क्या देखने को मिलेगा? ड्वार्फिज्म तो देखने को मिलेगा, साथ साथ में आपको यह भी देखने को मिलेगा बच्चों कि वहां पर मेंटल रिटार्डेशन हो गया उस पर्टिकुलर व्यक्ति का। तो ये डिफरेंस है दो तरह के बौनों में, क्रिटिनिक ड्वार्फ एंड द पिट्यूटरी ड्वार्फ। ड्वार्फिज्म इज ड्यू टू डिफेक्ट इन द पिट्यूटरी एंड इज नोन एज एटिलियोसिस कहते हैं बेटा इसको। दिस इज नोन एज एटिलियोसिस, डिफेक्ट इन द पिट्यूटरी। उसकी वजह से इस तरह का बौनापन आपको देखने को मिलता है। आइए आगे चलते हैं और देखते हैं। These are the disorders due to हाइपर सिक्रीशन। देखिए, हाइपर सिक्रीशन दो तरीके का होता है। छोटे पर, जब ग्रोइंग एज है किसी भी बच्चे की, अगर ग्रोइंग एज है और तब उसकी जो पिट्यूटरी एक्सिस है वो अगर हाइपर एक्टिव हो गई, तो दैट रिजल्ट्स इन जाइगैंटिज्म। इस चीज को याद रखेंगे आप, दैट रिजल्ट्स इन जाइगैंटिज्म। ग्रोइंग एज में याद रखिए, प्लीज बच्चों से याद रखिए, जब बच्चा ग्रो कर रहा है, प्यूबर्टी का सेटअप प्रॉपर नहीं हुआ है, अगर उस समय ग्रोथ हार्मोन यानी पिट्यूटरी अगर हाइपर एक्टिव हुई तो दैट विल रिजल्ट इन जाइगैंटिज्म। ठीक, उसके सिम्टम्स क्या है बच्चों? ध्यान से देखो। लिम्स आर एक्स्ट्राऑर्डिनरी लॉन्ग, एक्स्ट्राऑर्डिनरी ग्रोथ ऑफ हाइट ड्यू टू विच द बॉडी बिकम इम्बैलेंस। यानी इसको सबको एक भाग में अगर करना हो तो कह देते हैं डिसप्रपोर्शनेट ग्रोथ। अगर इन सारी चीजों को समेट करना है आपको तो आप कह दीजिए कि
उस प्रपोर्शन में ग्रोथ नहीं होती है, डिस्प्रपोर्शनेट ग्रोथ हो जाती है, आदमी लंबा तंबा हो जाता है, बहुत हाथ पैर एबनॉर्मली बहुत लॉन्ग हो जाते हैं। अब जो दूसरा केस आपको दिख रहा है नीचे, आप इनको पहचानते होंगे खली साहब को, इनका क्या है, ऐसे लोगों में प्यूबर्टी के सेटअप होने के बाद, मैच्योरिटी के आ जाने के बाद हाइपर सिक्रीशन शुरू होता है। सो दैट इज नोन एज एक्रोमिगैली। एडल्ट्स में अगर पिट्यूटरी हाइपर एक्टिव हो जाती है तो दिस इज नोन एज एक्रोमिगैली। बड़ी खतरनाक बीमारी है एक्रोमिगैली। एक्रोमिगैली के जो पेशेंट्स होते हैं इनको यूजुअली पता ही नहीं चलता है शुरुआत में तो, कि मुझे हमारी जो पिट्यूटरी के एक्सेस है वो पता नहीं क्यों हाइपर एक्टिव हो गई, तो पता नहीं चलता है। और जब तक एनसीईआरटी लिखती है कि जब तक पता लगता है तब तक देर हो चुकी होती है, क्योंकि कोई ऑब्वियस सिम्टम्स तो है नहीं, इसके ऑब्जेक्टिव सिम्टम्स देख करके आप पता लगा पाए कि नहीं तुम्हें फला चीज हो गई है। धीमे 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 धीमे, दिस इज अ वेरी स्लो प्रोसेस। ठीक है, तो दिस इज अ वेरी स्लो प्रोसेस। अब एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ हैंड, ऑफ दैट ऑफ फीट, ऑफ फेस, स्पेशली ऑफ द लोअर जॉ, ये पोर्शन देखिए आप, जो लोअर जॉ, इसको कहते हैं प्रोग्नैथिक प्रोफाइल। फेस की जब प्रोफाइलिंग करते हैं तो दिस पर्टिकुलर थिंग इज नोन एज प्रोग्नैथिक प्रोफाइल। इसमें क्या होता है कि आपका जो चिन का एरिया है वो निकल करके बाहर की ओर आ जाता है। अपीयरेंस में भी गोरिल्ला लाइक, मे बी गोरिल्ला लाइक अपीयरेंस हो, पर ऐसा होता नहीं है। बेसिकली जो जॉज हैं या एक्सट्रीमिटीज हैं, बोन्स की जो एक्सट्रीमिटीज हैं, बोन्स की जो एक्सट्रीमिटीज हैं, इनमें एक्सेस ग्रोथ हो जाती है। ठीक है, तो ये आपने हाइपर सिक्रीशन के बारे में पढ़ा। ठीक है, अब और भी कई हार्मोन्स हैं जो कि एंटीरियर पिट्यूटरी से निकलते हैं, जिनके बारे में बताना जरूरी भी है और रेलेवेंट भी है। आइए सबसे पहले देखते हैं प्रोलैक्टिन हार्मोन के बारे में। इसको लैक्टोट्रोफिक हार्मोन की संज्ञा भी दी गई है। इसका काम क्या है? इट रेगुलेट्स द ग्रोथ ऑफ मेमोरी ग्लैंड्स एंड फॉर्मेशन ऑफ मिल्क। बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज नोट इट डाउन। सब लोग अपनी अपनी कॉपी में लिखिए प्लीज यार। लेक्चर देख रहे हो तुम लोग मोनोटोनसली, स्टीरियोटिपिकली, लेक्चर को देखो मत। अपने कॉपी पेन से, कॉपी और पेन आपके हाथ में होगी ही, लिखना शुरू करो। जो कि सर बता रहे हैं प्रोलैक्टिन इज रिलेटेड टू फॉर्मेशन ऑफ मिल्क। आप मैच द फॉलोइंग बना लो, एक कॉलम बना लो जिसमें एक तरफ हार्मोन का नाम लिख लो और दूसरी तरफ उसका फंक्शन लिख लो। मैच द फॉलोइंग करो। इस तरह के मैच द फॉलोइंग कितनी बार तो आते हैं। चलो प्लीज करो ये चीज। इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर लैक्टेशन आफ्टर डिलीवरी, यानी पार्चुरेशन के बाद जो लैक्टेशन होता है उसके लिए ये बढ़ा हुआ प्रोलैक्टिन का लेवल रेस्पॉन्सिबल होता है। इसी बढ़े हुए प्रोलैक्टिन के लेवल की वजह से जीएनआरएच का सप्रेशन हो जाता है। ये एक अलग से बहुत अच्छा सवाल है बच्चों। जो प्रोलैक्टिन है इट एक्ट्स एज अ नेगेटिव फीडबैक फॉर जीएनआरएच। हाइपोथैलेमस में जो जीएनआरएच निकलता है उसका नेगेटिव फीडबैक देती है ये प्रोलैक्टिन, जिसकी वजह से लैक्टेशनल एमेनोरिया, यानी मां जब तक अपने बच्चे को दूध पिला रही है तब तक फॉलिकुलर डेवलपमेंट नहीं होगा, मेंसेस नहीं आते, कम से कम 6 महीने तक तो नहीं ही आते। ठीक है, इंटेंस लैक्टेशन में ये काम नहीं करता। फिर तीसरा है एड्रेनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन, एसीटीएच। आपको आगे चल करके ये मैं बताऊंगा भी, समझाऊंगा भी बच्चों कि किस तरह से एड्रिनल ग्लैंड के कॉर्टेक्स को हमने 3 भागों में बांटा हुआ है। उसको याद करने का तरीका जीएफआर होता है। जीएफआर जानते हैं ना आप लोग, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट। उसी जीएफआर को मैंने यहां पे यूटिलाइज किया हुआ है कॉर्टेक्स के 3 अलग अलग हिस्सों को बनाने के लिए। तो कॉर्टेक्स के 3 अलग अलग हिस्से कौन से हो सकते हैं? जीएफआर का जी है ग्लोमेरुलस, तो सबसे पहला हो जाता है जोना ग्लोमरोसा, दूसरा है जोना फेसिकुलेटा, तीसरा है जोना रेटिकुलरिस। तो एसीटीएच हार्मोन जो है वो इन तीनों पर एक्ट करता है। ठीक है, एड्रेनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन, इट स्टिमुलेट्स द सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ स्टेरॉइड हार्मोन्स फ्रॉम एड्रिनल कॉर्टेक्स। एड्रिनल कॉर्टेक्स से सारे स्टेरॉइड हार्मोन्स निकलते हैं, चाहे वो कॉर्टिसोल हो, चाहे वो एल्डोस्टेरोन हो, चाहे वो एंड्रोजेंस हो।
वो तीनों के तीनों जो है वो एड्रीनल कॉर्टेक्स से ही निकलते हैं, सभी स्टेरॉयडल नेचर के होते हैं, और उनको इन्फ्लिक्ट करने वाला जो हार्मोन है वो एड्रीनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन है, जो कि कहां से निकल रहा है, पिट्यूटरी से। ठीक है, मेनली ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, ज्यादातर ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स यानी कॉर्टिसोल पर इसका ज्यादा इफेक्ट होता है, ये बताने की कोशिश की गई है। इसी क्रम में जो अगला हार्मोन है वो है थायरोट्रॉफिक हार्मोन, थायरो, देख लीजिए भैया, थायरोट्रॉफिक हार्मोन TH। इसका टारगेट ऑर्गन क्या होगा बच्चों, थायराइड ग्लैंड। क्या कराएगा ये, इट स्टिमुलेट्स द थायराइड ग्लैंड फॉर द सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ थायराइड हार्मोन। उस थायराइड हार्मोन का नाम दिया है बच्चों यहां पे, थायरोक्सिन। आगे जब मैं आपको थायराइड ग्लैंड पढ़ाऊंगा तो T3 T4 सब कुछ बताऊंगा, लेकिन फॉर अ टाइम बीइंग जस्ट एन इंट्रोडक्टरी टू यू पीपल, जितना एनसीईआरटी में जहां दिया हुआ है उतना ही पढ़ाऊंगा वहां पर मैं। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन FSH बहुत जरूरी है, थोड़ा सा ज्यादा जानना होगा। जो बच्चे 12th के हैं वो इस चीज को ज्यादा अच्छे से रिलेट कर लेंगे, जो 11th के हमारे नानिहाल हैं वो शायद इसको थोड़ा कम समझे, लेकिन फिर भी समझाने की कोशिश करता हूं मैं आपको। मेल्स में क्या है, FSH का और LH का एक्शन अलग अलग है बेटा। तो ये जो लिखा हुआ है ना, इसको मैं एक चार्ट के माध्यम से तुम्हें बता देता हूं, वही तुम याद करो। आओ देखें, आओ देखो, सबसे पहले क्या करो, FSH का एक्शन लिखो मेल्स में। मेल्स में FSH सर्टोली सेल्स पर एक्ट करता है बेटा, सर्टोली सेल्स पर एक्ट करता है। और फीमेल्स में कहां पर एक्ट करता है, लिख लो, फीमेल्स में FSH एक्ट करेगा फॉलिकल्स में। तो ये फॉलिकुलर ग्रोथ करा देता है। ठीक, ये हो गया 1, इसको लिख लो, दिस इज 1। अब 2 लिख लो, अब यहां पे तुम लोग 2 लिखो, ये देख लो, FSH फीमेल में फॉलिकुलर ग्रोथ करा रहा है, मेल्स में सर्टोली सेल्स पे एक्ट करता है। एनसीईआरटी लिखती है 12th की जो पहला चैप्टर है ह्यूमन रिप्रोडक्शन, उसमें एनसीईआरटी का ऐसा कहना है कि FSH is acting on Sertoli cells and it helps in secretion of certain factors which help in spermiogenesis, ऐसा लिखती है FSH के बारे में। अब आ जाइए LH, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, फिर वही चीज, फीमेल में कहां पर एक्ट करेगा भाई, फीमेल में LH जो होता है वो कहां कहां एक्ट करता है, 2 जगह पे एक्ट करता है LH। एक ये ओव्यूलेशन कराता है, तो यानी ग्राफियन फॉलिकल पर एक्ट करेगा, नंबर 1 लिख लीजिए यहां पर। सबसे पहले तो ये ओव्यूलेशन करा देता है, और दूसरा ये करता है कॉर्पस लूटियम पर एक्ट, कॉर्पस ल्यूटियम पर, कॉर्पस लूटियम पर भी एक्ट करता है। तो कॉर्पस लूटियम पर एक्ट करने का मतलब कि जानते हो क्या है, ये LH जो होता है ना, ये मेंटेन करता है इस कॉर्पस लूटियम को, ये मेंटेन करता है, 9 दिन तक मेंटेन किए रहता है, ताकि वो प्रोजेस्टेरॉन धीमे 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 करके सिक्रीट करता रहे, और पोस्ट ओव्यूलेशन जो पहली पीक आती है प्रोजेस्टेरॉन की, वो इसी कॉर्पस लूटियम के सिक्रीशन की वजह से आती है। अब आप कहोगे कि LH सर मेल में कहां एक्ट करता है, तो मेल में LH आपका एक्ट करता है लेडिग सेल्स पर, लेडिग सेल्स पर एक्ट करता है। अब लेडिग सेल्स क्या करते हैं, लेडिग सेल्स जो होते हैं ये टेस्टोस्टेरोन का सिक्रीशन करते हैं, इनको इंटरस्टिशियल सेल्स भी कहते हैं। तो ये जो लेडिग सेल्स है, ये लेडिग सेल्स, ये जो लेडिग सेल्स हैं ये क्या करते हैं, ये टेस्टोस्टेरोन का सिक्रीशन कराते हैं, एक मेल हार्मोन है। ठीक, इसके बारे में भी हम जानकारी लेंगे, ऐसा नहीं है कि मैंने बस यहां बता के खत्म कर दिया। जब मैं आगे आप लोगों को बताऊंगा तो इसके बारे में भी अलग तरीके से वृतांत वर्णन करूंगा इन चीजों का। तो प्लीज और प्लीज परेशान मत होइएगा, और अपना बहुत ख्याल रखिए। आप पढ़ रहे हैं आप डॉक्टर अभिषेक सिंह से इस विज्ञान पथ के पटल पर। देख लीजिए, पढ़ लीजिए क्या लिखा हुआ है। In males, FSH and androgens secreted from the testes of both regulate the spermatogenesis and normal functioning of the seminiferous tubules. Females में FSH stimulates the growth and development of ovarian follicle, follicular growth करा रहा है, and FSH stimulates the growth and development of ovarian follicles. यहां पे ये चीज मैंने मेंशन की हुई है। नेक्स्ट में आइए ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, इसके बारे में भी मैंने वहां पर समअप तो कर ही दिया है आपको। मेल्स में जो LH है, इट स्टिमुलेट्स द सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ हार्मोन नोन एज एंड्रोजन।
फ्रॉम द टेस्टिस। आपको पता है ना, LH लेडिक सेल्स, इंटरस्टिशियल सेल्स क्या रिलीज कराएंगी? टेस्टोस्टेरोन। इन फीमेल्स LH इंड्यूसेस ओव्यूलेशन। नंबर 1, LH सर्ज हो जाता है 14वें दिन, जिसकी वजह से ओव्यूलेशन हो जाता है। सेकेंडरी oocyte कम्स आउट ऑफ द फुली मैच्योर फॉलिकल यानी ग्राफियन फॉलिकल एंड मेंटेन्स द कॉर्पस लूटियम। कॉर्पस लूटियम को 9 दिन तक मेंटेन करता है ओव्यूलेशन के बाद, 23 दिन तक, 23वें दिन तक। मिडिल लोब ऑफ पिट्यूटरी से निकलने वाले हार्मोन के नाम देखिए, ये इट इज बेसिकली कंसर्न विद रेप्टिल्स एंड एम्फीबियंस, जो कि मेटाक्रोसिस या कलर कीमोफ्लाज का फिनोमेना या मिमिक्री का फिनोमेना शो करते हैं, ताकि वो अपनी सराउंडिंग्स के साथ मर्ज अप हो सके, उनका प्रेडेटर उन्हें ध्यान से देख ना पाए, बहुत कॉन्सिपिक्वस ना लगे वो कंट्रास्ट में एनवायरमेंट के। तो उसके लिए मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन है MSH, या इसको इंटरमीडियन भी कहते हैं। इट इज रिलीज्ड फ्रॉम द मिडिल लोब ऑफ द पिट्यूटरी, यानी पार्स इंटरमीडिया से रिलीज होता है। इसका टारगेट ऑर्गन स्किन है। इन मैन MSH सिक्रीट्स एंटीरियर लोब बिकॉज मिडिल लोब इज इल डेवलप्ड। इस चीज को तीसरी बार मैंने यहां पर मेंशन कर दिया। फंक्शंस क्या है? इट रेगुलेट्स द पिगमेंटेशन ऑफ द स्किन, यानी डार्कनिंग। इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर कलर चेंज इन एम्फीबियन एंड रेप्टाइल। इस फिनोमेना को कहते हैं मेटाक्रोसिस। लिखा हुआ है, प्लीज लिख लीजिएगा। MSH इज फंक्शनल इन पोकाइलोथर्मल एनिमल्स। वार्म ब्लडेड एनिमल्स में ये ज्यादा फंक्शनल होता है। फंक्शंस इन ह्यूमन इज स्टिल अननोन। होम्योथर्मल, आई एम सो सॉरी, पोइकिलोथर्मल एनिमल्स यानी कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स में इसका फंक्शन ज्यादा होता है, और फंक्शन इन ह्यूमन इज स्टिल अननोन। ठीक है, हम होम्योथर्मल्स होते हैं, हम अपने बॉडी के टेम्परेचर को एक सा रख सकते हैं। जो पोइकिलोथर्मल एनिमल्स होते हैं, कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स, वो अपने बॉडी टेम्परेचर को एनवायरमेंट के टेम्परेचर के साथ वेरी कराना पड़ता है। ठीक है, जैसे एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स। आइए देखें एक बेहतरीन डायग्राम। ठीक है, तो आप यहां पे देख सकते हैं कैमेलियन है, और ये कैमेलियन जैसे जैसे आप ग्लासेस को चेंज कर रहे हैं उस तरह से वो अपना कलर चेंज कर लेता है। ये कमाल सिर्फ और सिर्फ MSH की वजह से ही होता है। न्यूरोहाइपोफाइसिस यानी द पोस्टीरियर पिट्यूटरी, मैंने आपको बताया था कि जो न्यूरोहाइपोफाइसिस है ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी का पार्ट होती है अलॉन्ग विद द इन्फेंटिबुलम। आइए इनके बारे में पढ़ते हैं और देखते हैं कि इनसे कौन कौन से हार्मोन्स रिलीज होते हैं। रिलीज ऑफ 2 हार्मोन्स, देखिए सिर्फ रिलीज दिया है, सिंथेसिस नहीं। मैं आपको बता देता हूं कि सुप्रा ऑप्टिक एंड पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस विच आर प्रेजेंट इन द हाइपोथैलेमस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसिस एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ दीज 2, ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन। इन 2 हार्मोन्स की सिंथेसिस और ट्रांसपोर्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी हाइपोथैलेमस की होती है। हाइपोथैलेमस से निकल करके हाइपोथैलेमो हाइपोफिशियल पोर्टल सिस्टम से होते हुए जो नर्व एंडिंग्स होती हैं वो पिट्यूटरी के पोस्टीरियर लोब में सिक्रीशन और स्टोरेज का जो काम है वही होता है। तो जो पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी है, इट इज ओनली कंसर्न विद स्टोरेज एंड सिक्रीशन ऑफ ऑक्सीटोसिन एंड वैसोप्रेसिन। बार बार मैं इस चीज को एम्फेसाइज कर रहा हूं, बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो प्लीज आप कंफ्यूज मत होइएगा। आप देखिए यहां पर मैंने दिया हुआ है न्यूरोहाइपोफाइसिस में इन्फेंटिबुलम, और दूसरा है पार्स नर्वोसा, जिसको कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी की संज्ञा दी गई है। पार्शियल स्टोरेज का काम कर रहा है, इट इज स्टोरिंग, पार्शियल स्टोरेज का ये काम कर रहा है। इसके अलावा ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन में क्या लिखा हुआ है? रिलीज करा रहा है, ओनली रिलीज। ठीक, अब देखिए ऑक्सीटोसिन या बर्थ हार्मोन कहते हैं इसका। इसके 2 बेसिक फंक्शंस होते हैं ऑक्सीटोसिन के, जो कि एनसीईआरटी की परिधि में है। सबसे पहला एक्शन तो इसका पार्चुरेशन के दौरान ही होता है। पार्चुरेशन में क्या होता है कि द फर्स्ट रिफ्लेक्स जो होता है वो चाइल्ड के अंदर से ही आता है, और वो धीमे से वो प्लेसेंटा को पुश करता है, जिसकी वजह से एक पॉजिटिव फीडबैक चला जाता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी में, और वो ऑक्सीटोसिन रिलीज करती है। ये ऑक्सीटोसिन जो होता है ये इस लेबर पेन को थोड़ा और कॉन्ट्रैक्ट करता है, जो मायोमेट्रियल लाइनिंग है उसमें और कॉन्ट्रैक्शन करता है। तो ये लूप बन जाता है, लगातार ऑक्सीटोसिन निकलती रहती है पार्चुरेशन में, जब तक कि क्राउनिंग ना हो जाए, जब तक कि बेबी बाहर ना आ जाए। ठीक है, तो पार्चुरेशन में इसका सबसे पहला रोल होता है ऑक्सीटोसिन का। और दूसरा रोल जो कि यहां पे मेंशन्ड ही है, मिल्क इजेक्शन हार्मोन भी कहते हैं।
ये मिल्क इजेक्शन हार्मोन इस वजह से कहते हैं क्योंकि लेक्टिफेरस डक्ट्स पर इसका अगेन इफेक्ट होता है और लेक्टिफेरस डक्ट से मिल्क को बाहर निकालना का जो काम है वो ऑक्सीटोसिन का रहता है। तो इट स्टिमुलेट्स द यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग द बर्थ ऑफ द चाइल्ड, जिसे मैंने पार्चुरेशन बोला था। ये पार्चुरेशन के दौरान एक्ट करता है मायोमेट्रियल लाइनिंग पर। मायोमेट्रियम मतलब यूटरस की मसल्स पर एक्ट करता है। इट स्टिमुलेट्स द मिल्क इजेक्शन फ्रॉम द मेमरी ग्लैंड, लेक्टिफेरस डक्ट पर इसका एक्शन होता है। इन मेल ह्यूमन इट कॉजेस द कॉन्ट्रैक्शन इन द स्मूथ मसल्स ऑफ द रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट यानी मेल एक्सेसरी डक्ट जो वास्ट डिफरेंस होती है उसमें मसल्स होती हैं जो कि इनवॉलेंट्री होती हैं। ये स्पर्म को धीमे 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 करके वास्ट डिफरेंस से ऊपर चढ़ा करके इजैकुलेटरी डक्ट में लाने का जो काम वो ऑक्सीटोसिन करता है। तो यहां पर मैंने आज एक टैबू को भी तोड़ा जो कि ये कहता है कि मेल्स में ऑक्सीटोसिन नहीं निकल सकता या नहीं होता होगा, ऐसा परसेप्शन होता है हर उस स्टूडेंट का जो कि एनसीईआरटी पढ़ता है। वेसोप्रेसिन या पिट्रेसिन, इसको पीटोसिन भी कहते हैं या एंटी डायूरेटिक हार्मोन भी कहते हैं। तो डायूरेसिस का मतलब होता है क्या? एक्सेस मिक्टूरिशन, बार बार पेशाब जाने की जो चेष्टा होती है इसको हम कहते हैं मिक्टूरिशन। तो अगर डायूरेसिस ना हो, ऐसा हार्मोन जो बॉडी में से पानी के लॉस को बचा ले, है कि नहीं, बचाना, हम एंटी डायूरेसिस करा रहे हैं। वी आर नॉट लीविंग द वाटर फ्रॉम अवर बॉडी, यानी हम उस पेशाब की टेंडेंसी को रोक रहे हैं, कम कर रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रोलाइट और पानी हम अपने अंदर स्टोर करने की कोशिश कर रहे हैं। यह हार्मोन ऐसा कराता है बच्चों। देखिए, इट मेनली एक्ट्स ऑन द किडनी एंड स्टिमुलेट्स द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय डिस्टल टिब्यूल्स। आपको पता होगा, आप 11th में हो, कि डिस्टल कन्वल्यूटेड टिब्यूल पर वेसोप्रेसिन का और एल्डोस्टेरोन दोनों का एक्शन होता है। तो ये एडीएच जो है ये किस तरह से एक्ट करता है डिस्टल कन्वल्यूटेड टिब्यूल में? देखिए, देयर बाय रिड्यूसेस द लॉस ऑफ H2O थ्रू यूरिन, ठीक, इसको प्रिवेंट करता है एंड हेंस दिस इज नोन एज एंटी डायूरेटिक हार्मोन। यानी ये डायूरेसिस को प्रिवेंट कर रहा है, मिक्टूरेशन को प्रिवेंट कर रहा है, यूरिनेशन को प्रिवेंट कर रहा है, बार बार यूरिनेशन की जो टेंडेंसी है, जो अर्ज है, उसको रोक रहा है। तो इसी वजह से हमने इसको कह दिया कि इट इज एन एंटी डायूरेटिक हार्मोन। ठीक है, अब ये देखिए एक डिसऑर्डर का नाम दिया हुआ है उसमें कि डिसऑर्डर ड्यू टू हाइपोसिक्रीशन ऑफ द वेसोप्रेसिन। वेसोप्रेसिन के हाइपोसिक्रीशन की वजह से क्या होने को है? अगर इसका सिक्रीशन कम हो जाए तो आदमी बार बार जाएगा यूरिनेट करने के लिए बार बार जाएगा। तो सिम्टम्स क्या है? मिक्टूरेशन डाइल्यूट्स द यूरिन सेवरल टाइम्स अ डे। आप समझिए 1.5 लीटर यूरिन, एनसीईआरटी लिखती है एक्सक्रीटरी सिस्टम में, एक्सक्रीशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन वाले चैप्टर में, कि 1.5 लीटर ऑफ यूरिन इज यूजुअली पास्ड इन अ डे थ्रू अ हेल्दी इंडिविजुअल। तो आप ये समझिए कि कितनी डाइल्यूट यूरिन है। एक तो सबसे पहले ये, और इतनी डाइल्यूट यूरिन है और बार बार होगी, यानी डायूरेसिस बार बार होगी, कितना लॉस हो जाएगा पानी से, बंदा बिल्कुल डिहाइड्रेट हो जाएगा यार, है कि नहीं? एक्सेसिव थर्स्ट, पॉलीडिप्सिया। भाई अब जब डिहाइड्रेट हो रही है बॉडी तो जो हमारे ऑस्मोस रिसेप्टर्स हैं कहां पे प्रेजेंट होते हैं बेटा? हमारे ऑस्मो रिसेप्टर्स हाइपोथैलेमस में, वो एक्टिव हो जाते हैं और वो थर्स्ट सेंटर भी वहीं पर है। तो वो थर्ड सेंटर एक्टिव होता है और हमें उसकी वजह से पॉलीडिप्सिया फील होती है और एक्सेसिव डिहाइड्रेशन तो हो ही जाएगा क्योंकि पेशेंट इतनी बार यूरिनेट करने, इतनी बार मिक्टूरेट करने जाता है बाहर। तो इस तरह आप अगर देखेंगे तो इस रोग को कहते हैं डायबिटीज इंसुपिडस। ये डायबिटीज मिलाइटस से इसको मत कंफ्यूज करिएगा जो कि शुगर की वजह से होता है। ये डायबिटीज इंसुपिडस है जो कि किसकी कमी की वजह से हो रहा है? ये दूसरा हार्मोन है। वहां तो कमी इंसुलिन की थी, यहां पर कमी किसकी है डायबिटीज इंसुपिडस से? बच्चों जल्दी जल्दी बताओ। एडीएच, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, उसकी वजह से कमी हो रही है। तो 3 चीजें जो आपको याद रखना है, बार बार यूरिनेशन की अर्ज होगी, इसको कहते हैं पॉलीयूरिया, बार बार प्यास लगेगी, इसको कहते हैं पॉलीडिप्सिया, और एक्सेसिव डिहाइड्रेशन हो जाएगा। ठीक, सो दीज आर द 3 थिंग्स विच यू मस्ट रिमेंबर। और यहां पे आज मैं खत्म करता हूं अपने पिट्यूटरी ग्लैंड का एक संपूर्ण टॉपिक। ठीक है, थैंक यू बच्चों, आते रहना मेरे पास। जय हिंद। मैं डॉक्टर अभिषेक सिंह, साइनिंग ऑफ फ्रॉम विज्ञान पथ। थैंक यू।